Ila भी सलाम हिसाब अस्सलाम और तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए कम हो शहर में लोग भी जालिम से मैं तो जल्दी बाइक लोग से जा रहे हैं मैं भी गलत से आ गया था पहले पता होता तो मैं ना सिलेबस कब तक है? कल तक असल में आज ये एक सफाई है इसके बाद हम मॉडर्न एंड चार्जेस वाले चैप्टर में एंटर हो जाएंगे फंक्शन बताया उसमें कहानी लंबी चौड़ी मुश्किल तो है नहीं मजा आएगा और बिलो नेक्स्ट सैटरडे सही जब मंडे को टेस्ट हो गए लास्ट टेस्ट है इसके बाद फिर टेस्ट अगेन स्टार्ट करना इसके ऊपर भी बैठ के गुफ्तगू करते हैं क्योंकि पता नहीं इन लोगों की सीरियसनेस क्या है तो मतलब पता लगे हम लोग टेस्ट सारे तैयार करके यहाँ पे बैठे हुए हों और इनमें से कोई इंटरेस्टेड देना आए और हम एवं खुश हो रहे होंगे चलो ठीक है करते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं और कुछ नहीं तो क्लास में ना मतलब इस पे एक दफा जो है ना वो सही से सेटिंग जरूरी है शाम में पहले सामा के साथ एक दफा सही इनसे भी रिटर्न लिखवाना है कि अगर टेस्ट तब लेंगे तब ये देने आएंगे सारे और ऑलमोस्ट 20 स्ट्रेंथ होनी चाहिए 20 प्लस ऐसे तो वही बात है कि इतने तो सादा नहीं टेस्ट देने आते हैं जो मर्जी कर लेंगे नहीं सुधरना तो वही रहेंगे 7 8 7 8 या तो हम कर देंगे टेस्ट और सॉल्यूशन अवेलेबल कर देंगे ठीक है जिसने करना है करे खुद ही असेस कर लेंगे मतलब फिर हम जो हर वक्त बाउंड रहे इनके लिए पूरा माहौल बना के और वो सारा भाई कह रहे रात में टेस्ट एक छुट्टी के बाद भाई कह रहे एक छुट्टी के बाद रात में टेस्ट हम दे देंगे नहीं तो कौन भाई कहते ये अच्छे वाले भाई हैं ये रेगुलर टेस्ट भी देते रहते हैं 2-3 मिस सर ऐसे कहा है जिसके अंदर ना और हाँ की एक बड़ी हंसी आमेजिश थी ठीक है सही है मतलब हम पता है आखिरी दिन तक भी बेवकूफ बनने के लिए तैयार है अगर खुदा ना खास्ता उससे किसी का फायदा होगा ठीक है जी करेंगे कुछ कोशिश इसके ऊपर ना आज मैं रात में बैठ के जरा कुछ प्लान बनाता हूँ डे वाइज की क्या किस तरह से हो सकता है तो कल फिर या क्लास में बता दूंगा फिर कल बता तो दे दूंगा चले कल फिर क्लास में लेक्चर खत्म होने के बाद ग्रुप भी है सर उसमें भी कम्युनिकेट किया जा सकता है और ग्रुप भी है हाँ ठीक है चले कल कोशिश करेंगे कि क्लास के बाद तक अगर चीजें फाइनल हो गई तो कल डिस्कस कर लिया जाए पढ़ा आपने कुछ प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल में कम से कम 21 दिन पहले अप्लाई कर देना है अप्रूवल कितने दिन तक गुजार रहती है 60 डेज तक क्या इसमें फर्दर एक्सटेंशन हो सकती है हो सकती है एससीसीपी की अप्रूवल आपको सिर्फ प्रोस्पेक्टस में चाहिए या किसी और जगह भी चाहिए किसी और डॉक्यूमेंट पे तो नहीं चाहिए सिर्फ प्रोस्पेक्टस के लिए अप्रूवल चाहिए या कुछ और भी ऐसा करें जिस पे अप्रूवल की जरूरत हो सकती है एडवर्टाइजमेंट कोई एडवर्टाइजमेंट दें किसी भी किस्म का ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट करें कोई भी ऐसी चीज इशू करें जो प्रोस्पेक्टस नहीं है लेकिन लोगों को इनवाइट जरूर करनी है तो उस पर भी एससीसीपी की अप्रूवल की जरूरत है कोई एक्सेप्शन भी है कि फलाना जगह नहीं चाहिए होगी अगर उसका लिंक बता दें अगर ये बता दें कि एक प्रोस्पेक्टस मौजूद है उस प्रोस्पेक्टस में ये चीज जाके देखी जा सकती है तो फिर काम चल जाएगा प्रोस्पेक्टस कब अप्रूवल करवाने की जरूरत नहीं है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटीज इशू कर रहा हूँ प्राइवेट प्लेस कर रहे हैं राइट इशू बोनस इशू वगैरह कर रहे हैं अपने ही मेंबर को इशू कर रहे हैं अपने ही एम्प्लॉइज को इशू कर रहे हैं अपने ही मेंबर्स को डिविडेंड के तौर पे इशू कर रहे हैं इन सारे केसेस में आपको अप्रूवल नहीं चाहिए फैमिली मेंबर्स वगैरह ठीक है फिर उससे आगे गए और फिर हमने कहा कि आपने पब्लिश करना है
प्रोस्पेक्टस अखबार में आना चाहिए, कितने अखबार में आना चाहिए? एक इंग्लिश और एक उर्दू अखबार में आना चाहिए। जी, प्रोस्पेक्टस कुछ और जगह भी अवेलेबल होना चाहिए अखबार के अलावा भी? कल नहीं आए थे जी, कहाँ कहाँ अवेलेबल होना चाहिए? शेयर रजिस्ट्रार के पास, उसके बाद जो लिक्विडेशन एजेंसी होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसके पास। आपने सारे मुश्किल वाले पहले बताए। बैंकर टू इशू, बैंकर टू इशू और कितने रह गए? 5 रहेंगे नहीं, 5 तो नहीं, 3 4 बैलेटर, कंसर्न बैलेटर के पास। कंपनी का अपना रजिस्टर ऑफिस, सबसे कहानी तो शुरू यहीं से करनी चाहिए ना, पहले तो अपने से शुरू करें कि अपने रजिस्टर ऑफिस के पास हो, अपने शेयर रजिस्ट्रार के पास हो, अपने बैंकर के पास हो, स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह के पास हो, फिर थोड़ा सा दूर निकले वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वालों के पास हो, बैलेटर के पास हो, इस तरह से करके रजिस्ट्रार और कमीशन के पास, कमीशन उसके पास, सिक्योरिटीज एक्सचेंज के पास। इनको हमने कॉपी तो फॉरवर्ड करनी है, लेकिन वो उस नियत से नहीं कि आप रखें ताकि लोग आपके पास आके देखें, बट सिक्योरिटीज एक्सचेंज को आप इस नियत से कॉपी देते हैं कि वहां लोग आके देखें। अच्छा जी, अखबार में किस वक्त इश्तिहार देना है, कोई रूल? 7 और 30 डेज का मार्जिन रखना है। किस डेट से? जब वो पब्लिश करवाते हैं। पब्लिक सब्सक्रिप्शन से आपने 7 से 30 दिन का मार्जिन रखना है, यानी कि पब्लिश आपने कम से कम 7 से 30 दिन पहले करना है, या यूं कह लें कि पब्लिशिंग के कम से कम 7 से 30 दिन के अंदर अंदर जो सब्सक्रिप्शन के डेज हैं वो रखने हैं। एक्सपर्ट का क्या मामला है? एक्सपर्ट कौन होता है? सर एक्सपर्ट कोई मतलब कि सर उसका कंपनी से कोई लिंक, कंपनी से ताल्लुक ना, इंडिपेंडेंट पर्सन और उसका कंपनी की फॉर्मेशन और उस सारे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना है। इसमें कौन कौन सी तरह के लोग आ सकते हैं? सर इसमें बैंकर आ सकता है। बैंकर, बस बैंकर? इंजीनियर आ सकता है। इंजीनियर, लॉयर, वैल्यूअर, अकाउंटेंट, ये सारे लोग इसके अंदर आ सकते हैं। अगर एक प्रोस्पेक्टस में हमने कहा है कि हमने एक्सपर्ट की एक स्टेटमेंट डाली है, ये एक्सपर्ट का एक बयान प्रोस्पेक्टस में शामिल है, तो उस प्रोस्पेक्टस में और क्या रूल है? उसकी रिटन कंसेंट, उसकी रिटर्न कंसेंट लेनी चाहिए, और ये भी ऐड करेंगे कि उसने विथड्रॉ नहीं किया। प्रोस्पेक्टस में ये लिखेंगे कि एक तो ये बंदे ने हमें रिटर्न कंसेंट दी थी और दूसरा उसने विड्रॉ नहीं की थी। डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस पे वो मानता है इस चीज को जो वहां पे लिखी हुई है। ठीक हो गया? सर ये जो एक इंग्लिश एक उर्दू न्यूज़पेपर में देते हैं प्रोस्पेक्टस, जी जी, ये लिस्टेड के केस में है, हर केस में, यहाँ प्रोस्पेक्टस के केस में सारी कंपनी जी। प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड कोई सवाल? टाइमलाइन कल थे आप क्लास में? ठीक है, मैं सवाल आपसे शुरू करूंगा। प्रोस्पेक्टस को अप्रूव कितने दिन पहले कराना है? पब्लिश करना 21 दिन से, ये बात ध्यान में है। तो अगर कभी भी पेपर में सवाल आ जाए कि इस दिन SECP को अप्रूवल के लिए भेजा और इस दिन हम अखबार में देने लगे हैं, तो 21 दिन आप महसूस कर लेंगे। तो 4 टाइम्स में से एक टाइम तो आसान हो गया। अप्रूव होने के बाद प्रोस्पेक्टस कितने दिन तक जिंदा रहता है? 60 दिन। 60 दिनों के अंदर अंदर क्या करना चाहिए हमें? पब्लिश, मतलब अप्रूव, कागज अप्रूव हो गया। अब इस कागज को 60 दिन तक जिंदा रहने का मतलब है 60 दिन तक आप इसको अखबार में दे सकते हैं। अखबार में देने को कहेंगे पब्लिश करना। तो अब ये 2 डेट्स हो गई, अप्रूवल और पब्लिशिंग में 21 दिन का गैप। अप्रूवल और पब्लिशिंग में, क्योंकि पब्लिश जिस दिन अखबार में आना है ना, जिस दिन अखबार में आना है उससे कम से कम कितने दिन पहले इजाजत लेनी है? 21 दिन। लेकिन सर ये ना एक बात यहाँ पे लिखी हुई है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। जी बिल्कुल, 21 दिन पहले हम अप्रूवल ले रहे हैं, कम से कम 21 दिन पहले अप्रूवल ले रहे हैं। तो ये 60-21 से आगे ये कहने का मतलब ये है कि इस कहानी को सीधा पढ़े तो आसान है। जब अप्रूवल या अप्लाई करना उसके अगले 21 दिन में पब्लिश नहीं करना। ठीक, ये आसान है। जब हम अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अगले 21 दिन में हम अखबार में नहीं दे सकते। जब हमें इजाजत मिल जाए उसके 60 दिन से बाद भी अखबार में नहीं दे सकते। तो आसान अल्फाज में अप्रूवल के 21 से 60 दिनों के दरमियान जो टाइम है, ये वो टाइम है जब हम उसे पब्लिश करना है। सर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी सर ये बता दें। ठीक है,
उस तरफ भी आते हैं पहले। हाँ, इसी टाइमलाइन को वो कर रहा है, कई सवाल इस तरह के हैं। यहाँ तक बात समझ आई? इससे अगले लेवल पे जाते हैं। पब्लिश जब करेंगे तो पब्लिश करते हुए लोगों को बुलाएंगे एक तारीख की, पब्लिश सब्सक्रिप्शन की तारीख देंगे कि इस दिन और एप्लीकेशन जमा कराओ। पब्लिश करने के कम से कम 7 दिन तक लोगों को नहीं बुला सकते, और ज्यादा से ज्यादा 30। तो इसका मतलब जिस दिन पब्लिश हुई है उसके 7 से 30 दिनों के बीच में किसी टाइम पे उन्हें बुला। वो वाली डायग्राम में यहाँ नहीं थी, इसके पीछे। वाह, ये शायद नहीं मिलती, वही वाला काम करते हैं हमने। लेफ्ट पेज इधर जिस दिन लिखना था उस दिन गन भरा हुआ था, और जिस दिन हमने रेफर करना है किस्मत से नहीं लड़ सकते। सर 21 दिन पहले हमने अप्रूवल के लिए तो भेज दिया, मगर अगर अप्रूव हो हाँ, ये वाले पॉइंट को बीच में लेके आएंगे तो बहुत परेशान होंगे सारे। इसको थोड़ा सा होल्ड करना है। अप्रूवल, ठीक है, पब्लिशिंग और सब्सक्रिप्शन, इन 2 डेट्स में कम से कम फासला 21 दिन, कम से कम 21 दिन। और अप्रूवल की डेट और पब्लिशिंग की डेट में ज्यादा से ज्यादा फासला 60। तो क्या मैं इसको 21 से 60 लिख सकता हूँ? अप्रूवल से 21 दिन के बाद और 60 दिन के दरमियान कहीं ना कहीं आप पब्लिश कर सकते हैं। अप्रूवल से कम, अप्रूवल भी जब अप्लाई कर रहे हैं कम से कम 21 दिन का गैप दें। अप्रूवल जो मिली भी आपको उसके 60 दिन से आगे भी नहीं जाना। तो पेपर में अगर सिनेरियो दिया हुआ तो आपने देखना है पब्लिश किस दिन हो रहा है और अप्रूव किस दिन हो रहा है। कम से कम फासला देखना है, ज्यादा से ज्यादा फासला देखना है। जी बिल्कुल। अब अगेन सबसे पहले जब हम अप्रूवल से 21 दिन का फासला देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि आपने जो अप्लाई किया था उसके कम से कम 21 दिन बाद होना चाहिए। अप्लाई जब किया था एससीसीपी को, हो सकता है एससीसीपी ने अप्रूवल लेट दी हो। अगर पेपर हमें दोनों डेट्स बताए कि आपने अप्लाई इस दिन की और एससीसीपी ने अप्रूव इस दिन की है, तो 60 दिन की गिनती कहाँ से होगी? अप्रूवल की डेट से। और 21 दिन की गिनती कहाँ से होगी? जब अप्लाई किया। तो ये ध्यान में रखना है अगर पेपर ने दोनों डेट्स दी हैं। अगर दोनों डेट्स नहीं दी, सिर्फ अप्रूवल की डेट दी है, तो फिर मैं अप्रूवल से 21 से 60 दिन करूंगा। फिर मुझे नहीं पता कि अप्लाई कब किया था, मैं अज्यूम करूंगा कि उसी दिन अप्लाई किया था, उसी दिन अप्रूवल मिलेगा। अगर पेपर में दोनों चीजें अलग से दी हुई है तो बात अलग है। फिर हमने क्या कहा, पब्लिशिंग के बाद कम से कम कितने दिन का गैप है? 7 दिन, और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन। तो यानी इसका मतलब है 7 से 30 दिनों के दरमियान पब्लिशिंग के आपको सब्सक्रिप्शन कर देनी चाहिए। अब इसको सवाल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। भाई ने कहा सवाल नंबर फलाना का, पार्ट नंबर फलाना, एक किताब अगर दिखा दें जी, कौन से सवाल का कौन सा पार्ट? 2C। नहीं जी, 4 फरवरी 2020 को, 4 फरवरी 2020 को कमीशन अप्रूव द प्रोस्पेक्टस ऑफ विक्ट्री लिमिटेड। कमीशन ने क्या किया? अप्रूव कर दिया। तो हमारे पास अप्रूवल की डेट आ गई। अच्छा, सवाल ने ये नहीं बताया कि अप्लाई कब किया, इसीलिए मैं नॉर्मली ना अप्लाई और अप्रूवल को इकट्ठे खाते में काउंट कर रहा हूँ कि अप्रूवल से 21 दिन, अप्रूवल से 60 दिन, ताकि एक नई तीसरी डेट ना आ जाए बीच में। तो इस वक्त अप्रूवल डेट क्या आ रही है किताब में? 4 ले जी, मैंने यहाँ लिख देता हूँ 4 प्रोस्पेक्टस अप्रूव। आगे देखते हैं। The directors intend to publish the prospectus on 10th अप्रैल 2020। वो 10 अप्रैल को ख्वाहिश रखते हैं कि इसको पब्लिश कर दें। ख्वाहिश रखते हैं, जो उनकी ख्वाहिश है। अभी हमने देखना है ख्वाहिश मुनासिब है या नहीं। आगे कुछ नहीं। हाँ, चले इस वो तीसरी वाली टाइम तक नहीं पहुंचे। सब्सक्रिप्शन अब रूल क्या है?
कम से कम अप्रूवल और पब्लिकेशन में कम से कम कितना फासला? कम से कम 21 दिन। 4 फरवरी में 21 दिन ऐड करें, 25 फरवरी। तो क्या ये तारीख 25 फरवरी से आगे है? यस। तो इसका मतलब है ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई 21 दिन वाली। 21 दिन बाद मिनिमम 21 दिन का कम से कम वक्फा दे दिया। ज्यादा से ज्यादा वक्फा कितना होना चाहिए? 60 दिन। 4 फेब में 60 हेड तक, 4 अप्रैल तक। तीन। अब अगेन फरवरी है 28 दिन, मार्च है 31। तो अब ऐसे में 4 फेब से आगे फरवरी में 24 दिन। ये कौन सा ईयर है? 2010 है? 2020 पूरा 4 पे डिवाइड हो रहा है। जब पूरा 4 पे डिवाइड हो रहा है तो उस वाले फरवरी में 29 दिन हो गए। 25। तो एक काम करते हैं, 4 से आगे 25 दिन मजीद, 25 दिन हो गए। पूरा मार्च गुजारे 31 तक, 25 में 31 ऐड कर दे 56 दिन गुजर जाएंगे तो तारीख क्या लगी होगी? यकम। ठीक है, मार्च में 31 दिन है। अब हमारे पास दिन कितने रह गए? 60 पूरे होने में 4। और ये तारीख का है 10। अगर ये 5 के आसपास होती ना, फिर हम जरा बार बार उंगलियों पे गिनते कि कहीं हमसे डेट आगे पीछे तो नहीं हो रही। वो 10 पे है तो कंफर्म 60 से तो 4-5 दिन कम से कम आगे। 1-2 दिन का मार्जिन मिल गया। हाँ, मतलब कोई बात है कि अगर यहाँ करीब करीब होता ना तो फिर बहुत एहतियात से गिनते। अच्छा उसके दिन कितने? नहीं मैं मैथ नहीं लगाऊंगा, मैं हाथ पे ऐसे 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 करके। अभी गैप इतना ज्यादा है, मतलब अगर मैं 4 फरवरी में 2 महीने ऐड करके देखूं तो मैं 4 तारीख के आसपास पहुंचता हूँ, जबकि फरवरी बेचारा कमजोर है, कम दिनों का है। फरवरी में 1 दिन कम है और मार्च में 1 दिन ज्यादा है जी। तो 60 दिन बाद हम 4 पे वापस लैंड करेंगे। और वो तारीख क्या है? 10। रूल क्या था? ज्यादा 60 दिन, 60 दिन या उससे कम फासला होना चाहिए। 21 से 60 के दरमियान होना चाहिए। और ये भाई साहब लैंड कर रहे हैं यहाँ 64-65 पे आगे, तो क्या ये मुनासिब है? नहीं। तो उन्हें कहेंगे ये मुनासिब नहीं है, आप इसको पीछे करें और तारीख कैलकुलेट करके बता देंगे कि 4 तक आप अगर कर लें 4 अप्रैल तक तो वैलिड है, अदरवाइज वैलिड। तो डेट्स को इस तरह से टाइमलाइन पे रखना है और उसके मुताबिक देखना। अगर अगली डेट दी होती तो वो 10 अप्रैल से गिनते हम जी। अगर अगली डेट दी होती तो पहले आपको डेट पीछे से सीधी करते आना है। आप कहेंगे ये डेट गलत है, पहले तो हम ये कह रहे हैं कि ये डेट 4 होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अगर ये 4 है तो फिर ये वाली डेट कम से कम ये हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकती है। अगर अगली डेट भी दी होती तो फिर हम सेंटर वाली डेट से उसको कंपेयर करते। तो ये सारा प्लान हमें या पीछे की तरफ करना होगा या आगे की तरफ करना होगा। अगर हम कहें नहीं यार 10, वो कहेंगे ख्वाहिश यही है कि 10 को ही होना चाहिए, तो हम कहें फिर एक्सटेंशन ले लो क्योंकि 60 दिन तो गुजर चुके हो गए। क्योंकि एससीसीपी की अप्रूवल हम तो नहीं आगे कर सकते, वो तो मिल गई है हमें अप्रूवल। तो पहले मिलती है अप्रूवल, बाद में होती है पब्लिशिंग। तो अप्रूवल से गिनती आगे की तरफ गिनेंगे तो ज्यादा आसान है। क्लियर? पक्का? ये 4 फेब की कंसीडर ये 4 फेब। हाँ, अब असल में वही बात है ना, उन्होंने अप्लाई करने की डेट अलग से बताई है, सिर्फ अप्रूवल। इसलिए मैं वो अप्लाई वाली कहानी में एक्स्ट्रा से एंट्री नहीं होता, नहीं तो एक तीसरा वेरिएबल खुल जाएगा और फिर उसकी अपनी खिचड़ी पड़ जाएगी। डन? यस। वापस आते हैं। प्रोस्पेक्टस में कवर्स होगा। सर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है? जो एक इदारे की रेटिंग करती है कि इस इदारे में इन्वेस्टमेंट करना कितना फायदेमंद है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने पिछले 4 साल बड़े अच्छे डिविडेंड दिए हैं, एक कंपनी के पिछले 7 साल बड़े अच्छे प्रॉफिट्स रहे हैं, एक कंपनी के पिछले 4 साल जो इन्वेस्टर्स हैं वो अक्सर टिके रहे हैं। तो चंद फैक्टर्स की बेस पे ना उसकी क्रेडिट रेटिंग पॉजिटिव बन रही होती है। तो ये इन्होंने मुख्तलिफ वेरिएबल्स बनाए हुए होते हैं गवर्नमेंट के इदारे, और वो उसकी बेस पे कंपनियों की रेटिंग इशू करते हैं। उस रेटिंग को देख के इन्वेस्टर को पता लगता है कि वो इन्वेस्ट करे तो कौन सी वाली कंपनी में करे। तो वो रेटिंग करने वाला इदारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहलाता है। और बस इतना ही, मतलब हमारे सिलेबस में सिर्फ वो लफ्ज है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, लेकिन मकसद है कि गवर्नमेंट का एक ऐसा सेटअप जो कि ये देखता है कि इदारों की क्या परफॉर्मेंस है और एक इन्वेस्ट करने वाले बंदे को रिटर्न मिलने के चांसेस क्या हैं। ये तकरीबन वैसी चीज है जैसे ड्यू डिलिजेंस की बात की थी कि लोन जिसको दिया जाएगा क्या वहां से सही से वापस रिकवर होगा, उसी तरह से इसकी रेटिंग होती है जी। प्रोस्पेक्टस में कुछ सर ये डिविडेंड वाला जो पॉइंट है जी इसमें वो कह रहे हैं कि इशू शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी टू मेंबर्स ऑफ लिस्टेड होल्डिंग कंपनी।
मतलब कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडी पर डिविडेंड होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के शेयर्स अपने मेंबर्स को डिविडेंड के तौर पर देगी। मेंबर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स डिविडेंड के तौर पर देंगे। होल्डिंग कंपनी दे रही है सब्सिडी के। हाँ, सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट होल्डिंग की है ना, और डिविडेंड आप क्या करते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट देते हैं। तो सब्सिडरी में आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट आपने अपने मेंबर्स में बांटी है। क्लियर जी? प्रोस्पेक्टस में कोई सवाल? ऑल क्लियर? पक्का? एक छोटा सा टॉपिक है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिसमें मशहूर जमाना उसकी 6 शर्तें, 5-6 शर्तें, अगर वो शर्तें पूरी हो जाएं तो मसला हल हो जाता है। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको कोई खास मसला नहीं है, वो जिस वक्त इनकॉर्पोरेट होती हैं वो उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं बड़े आराम से। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है ना, उनके साथ कुछ मसला है। लॉ ये कहता है कि आपको तब हम बिजनेस करने की इजाजत देंगे जब आप एक एडिशनल सर्टिफिकेट भी लेंगे जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आपको याद होगा स्ट्रेटजी मीटिंग में हमने कहा था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 9 महीने का टाइम, और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से 180 दिन का टाइम, 6 महीने का टाइम। तो कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो ऐसा क्या हो जाएगा? कानून ये कहता है कि अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आपने नहीं लिया तो आप बोरोइंग नहीं कर सकते, आप लोन नहीं ले सकते, आपको लोन लेना मना हो जाएगा। और कंपनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो टेंटेटिव है, वो फाइनल नहीं होंगे, वो फाइनल और बाइंडिंग कानून की नजर में उस दिन होंगे जिस दिन कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिला। अभी सर्टिफिकेट कब मिलता है? सर्टिफिकेट तब मिलता है जब आपने प्रोस्पेक्टस का पूरा प्रोसेस क्लोज करके उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हो। यानी कि आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया हो और प्रोस्पेक्टस में आपने कहा कम से कम हमें इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा आपके पास आ गया हो, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो अपने मेन बंदे थे डायरेक्टर्स वगैरह, उन्होंने कहा था हम भी इतने शेयर्स खरीदेंगे, उन्होंने वो शेयर्स खरीद लिए। नंबर 3, डायरेक्टर्स वगैरह और इन सब ने एक हल्फिया बयान जमा कराया हो कि हमने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिए हैं। नंबर 4, आपके जिम्मे किसी का पैसा वाजिबुल अदा ना हो, किसी का पैसा आपके पास पेंडिंग ना पड़ा हो। क्या मतलब? ओवर सब्सक्रिप्शन। याद है देखा, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो बैलेटिंग करनी पड़ती है। जब बैलेटिंग करते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि कुछ लोग कुछ नसीब सिलेक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते। जो नहीं सिलेक्ट होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? पैसे वापस करते हैं। अगर आपने उनके पैसे वापस नहीं किए तो फिर आपको कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वो जो पेनल्टी पड़ेगी इंटरेस्ट वगैरह की वो तो अपनी जगह है। फिर हम बात करते हैं कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तब तक नहीं कर सकते जब तक कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना मिल जाए। ये बिला वजह का इजाफी पॉइंट है। यानी कि जब हम बात करते हैं इन 6 पॉइंट्स की, तो इनमें से 5 और 6, कुछ सवालों में आपको 5 पॉइंट्स लिखने होंगे, कुछ सवालों में आपको 6 पॉइंट्स लिखने होंगे। शेयर्स आपने कम से कम जो अलॉट किए हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम आपको वसूल हो गई हो जितनी आपने प्लान की थी कि कम से कम इतने पैसे हमें चाहिए। नंबर 2, डायरेक्टर्स ने अपने हिस्से के सारे पैसे कंपनी को जमा करा दिए। नंबर 3, कोई भी पैसा, नो मनी इज और मे बिकम लायबल टू बी रीपेड टू एप्लीकेंट्स फॉर एनी शेयर्स व्हिच हैव बीन ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। ऐसे कोई पैसे पे वाजिब अदा ना हो कंपनी के जिम्मे, कंपनी ने वो सारे पैसे वापस कर दिए हो। चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर्स में से एक ने और सेक्रेटरी ने मिल के एक डिक्लेरेशन जमा कराई हो कि हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर लिया है। ये वाले पॉइंट को फिलहाल होल्ड कर लेते हैं, ये वाले 5वें पॉइंट को। छठा पॉइंट क्या है? कंपनी हैज फाइल्ड अ प्रोस्पेक्टस और साइलॉप। प्रोस्पेक्टस जैसी एक चीज स्टेटमेंट ली हो प्रोस्पेक्टस। कुछ कंपनियों में प्रोस्पेक्टस एप्लीकेबल है, कुछ पे साइलॉप है। भी अगले सफे पर उसको देखते हैं। तो ये 5 शर्तें हैं। ये जो ये वाली शर्तें हैं इसको इग्नोर करके अगर आपसे कोई पूछे बताओ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलने के लिए क्या शर्तें जरूरी हैं, आप कहेंगे 5। मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो, डायरेक्टर ने अपने पैसे पूरे जमा करा दिए हो, कैश वापस ना करना हो, एफिडेविट, हल्फिया बयान इस तरह का कोई वो जमा करा दियो, डिक्लेरेशन जमा करा दियो कि हमने सारे रूल्स फॉलो किए हैं, और प्रोस्पेक्टस या साइलॉप जमा करा दियो। ये 5 शर्तें पूरी होंगी तो मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और अगर सवाल ये हो कि बताओ कंपनी बोरोइंग कब कर सकती है या बिजनेस कमेंस कब कर सकती है, तो आप कहेंगे 6 शर्तें। वो 5 बताएंगे और छठी शर्त क्या है? और रजिस्ट्रार ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू कर दिया।
तो अगर पूछे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की शर्तें तो 5 है, अगर पूछे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की शर्तें तो उसमें छठी ये भी इटसेल्फ है कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल गया। 6 की 6 बातें समझ आ रही हैं? एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है, कई दफा आप जो है जब शेयर इशू करने लगते हैं तो एक तो आपको खौफ होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का, एक खौफ होता है अंडर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे खत्म करते हैं? बैलेटिंग। अंडर सब्सक्रिप्शन कैसे खत्म करते हैं? एक टू मच अंडर सब्सक्रिप्शन का खौफ भी हो सकता है। भाई अंडरराइटर भी कहेगा कि आपने 5 करोड़ की ऑफर दी है, चलो एक काम करो 4 करोड़ या 3.5 करोड़ तक की रेंज में अगर हुआ तो ऊपर का मैं भर लूंगा। फर्ज करें एप्लीकेशन ही 50 लाख की है तो अंडरराइटर भी नहीं मानेगा। तो कभी कभी अंडरराइटर भी डिफाइन कर देता है कि इससे नीचे हुआ तो फिर मैं भी नहीं साथ दूंगा, इसका मतलब आपके तो कोई भरोसा ही नहीं कर रहा। तो फिर कम से कम अवाम की तरफ से कितना आए तो आप ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। कंपनी को डिफाइन करना पड़ता है अपने आर्टिकल में मिनिमम सब्सक्रिप्शन, और अगर वो डिफाइन ना करें तो जितना भी उनको अदर देन कैश आ रहा है, जितना भी आपको कैश के अलावा लोगों से इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स आ रहा है, कम से कम उतना इन द फॉर्म ऑफ कैश भी आना चाहिए। इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। तो पहला रूल, आपको कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गई हो, अगर नहीं मिली तो ये प्रोसेस ही गलत है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम पूरी हुई हो। नंबर 2, जो अपने हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने तो कम से कम जो वादा किया था उन्होंने तो अपने पूरे पैसे जमा करा दिए कि हाँ भाई हमने पैसे जमा करा दिए, हमें शेयर दे देना। सेकंड पॉइंट समझ आ रहा है? थर्ड, किसी बंदे के पैसे आपके पास वाजिबुल अदा ना हो शेयर्स की कीमत में, यानी कि वो तमाम लोग जिन्होंने शेयर्स के आपको पैसे जमा कराए थे, या तो आपने उनको शेयर इशू कर दिए हो या आपने उनके पैसे वापस कर दिए हो। ये तीसरी चीज जरूरी। चौथी चीज, आपने रजिस्ट्रार को एक डिक्लेरेशन जमा कराई हो कि हाँ भाई हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया। और पांचवी बात, आपके जिम्मे प्रोस्पेक्टस था तो वो जमा करा दियो, और प्रोस्पेक्टस नहीं था तो क्या जमा कराया हो? साइलॉग, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये 5 बातें पूरी हो जाएंगी तो यू आर अलाउड कि आप बिजनेस कमेंस कर सकते हैं, यू आर अलाउड कि आप लोन ले सकते हैं। अब ऐसे में हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से सवाल बनाए। वो सवाल में ये पूछे ही ना कि व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हो सकता है वो ये ना पूछे कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के क्या रिक्वायरमेंट है। वो कहे एक कंपनी अभी अभी बनी है, पब्लिक कंपनी है, वो लोन लेने चाहती है, बताओ क्या शर्तें पूरी करे तो वो लोन ले सकती है। तो हो सकता है कमेंसमेंट के अल्फाज ही पी जाए वो टोटल। अभी आपको दिमाग लगाना होगा कि कंपनी बनते साथ ही अगर लोन लेने जा रही है तो, और वो पब्लिक कंपनी भी है, तो हम कहेंगे नहीं फौरन नहीं लोन ले सकते जब तक कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट ना मिल जाए। और कमेंसमेंट के सर्टिफिकेट के लिए क्या शर्तें हैं, ये जी 5 बात समझ आई? ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगी? क्या होगी? मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगी, अभी इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा आगे चलते हैं। आसान अल्फाज में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है उतने पैसे जो आपने डिफाइन किए हैं कि कम से कम इतने आएंगे तो प्रोसेस शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल कंपनी कहती है कि हमें 5 करोड़ चाहिए, लेकिन अगर हमें 1 करोड़ भी ना आया तो फिर हम शुरू नहीं करेंगे प्रोसेस। कम से कम उतनी सब्सक्रिप्शन जिससे उनका जो सबसे बेस कॉस्ट है ना, फॉर एग्जांपल जमीन लेने का खर्चा, कम से कम एक मिनिमम एक खर्चा उनका मीट हो जाए। और इसकी एक ऑफिशियल डेफिनेशन है जिसको अनफॉर्चुनेटली याद करना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ आएगी? रजिस्ट्रार आफ्टर मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरीज एक्सेप्ट करेगा और रजिस्टर कर लेगा डॉक्यूमेंट। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट जो इशू किया है वो कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि कंपनी जो है ऑपरेशन शुरू कर सकती है। एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय कंपनी बिफोर द डेट, जिस डेट पे उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिला उससे पीछे के कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजनल होंगे और शैल नॉट बी बाइंडिंग ऑन कंपनी अंटिल दैट डेट। उस डेट तक बाइंडिंग नहीं होगी। किसको चाहिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट? पब्लिक कंपनी और गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल। तो किसको नहीं चाहिए? प्राइवेट कंपनी और गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर। तो प्राइवेट कंपनी एंड गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कैन कमेंस देयर बिजनेस एंड एक्सरसाइज ऑल द पावर्स रिगार्डिंग बोरोइंग आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जब पैदा हुए उसके फौरन बाद से सारे काम कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी और गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। जो अदर कंपनीज हैं, अदर कंपनीज मतलब पब्लिक कंपनियां या गारंटी लिमिटेड कंपनियां हैविंग शेयर कैपिटल शैल नॉट कमेंस एनी बिजनेस और एक्सरसाइज बोरोइंग। दो काम नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते और नंबर 2 बोरोइंग नहीं कर सकते जब तक कि ये शर्तें पूरी ना हो जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? सर ये 6 शर्तों को जरूर याद करना है। ये लिखा हुआ है कंपनी हैज फाइल्ड, तो ये वो अप्रूवल वाला कह रहे हैं एससीसीपी से, या जो रजिस्ट्रार को फाइल करना वो चीज है?
नहीं, ये अब रजिस्ट्रार के पास फाइल हो रहा है। ये वाला प्रोस्पेक्टस ये सेल ऑफ है तो वो रजिस्ट्रार के पास, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो फॉरवर्ड हो रहा है। अब इसमें जो चीज देखने वाली है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन means the amount if any fixed by memorandum या articles upon which directors may proceed to allotment। वो जो आपने आर्टिकल्स मेमोरेंडम में लिख दिया हो ना कि जी हमारा मिनिमम अलॉटमेंट है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन है फर्स्ट 1 करोड़, 1 करोड़ से नीचे आया तो हम ये प्रोसेस कंटिन्यू। आसान बात है कि आप कुछ लिख दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली किस अमाउंट को कंसिडर किया जाएगा। टेक्निकल जुमला है, होल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल अदर देन दैट टू बी इशूड नॉट फॉर कैश is minimum subscription। other than that जो not for cash है, कैश के अलावा, कैश के अलावा, और जो कैश के अलावा है वो नहीं। 2 महीने मैं कहूंगा ये मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। ये मेरी अनाउंसमेंट उन लोगों के लिए नहीं है जो गंदे बच्चे नहीं है, उन लोगों के लिए नहीं है जो गंदे बच्चे, उन लोगों के लिए नहीं है जो गंदे बच्चे नहीं है। जो गंदे बच्चे नहीं है वो कौन से बच्चे? अच्छे बच्चे। ये अनाउंसमेंट उनके लिए नहीं है। ये अनाउंसमेंट उनके लिए नहीं है जो अच्छे बच्चे, सॉरी गंदे का जो गंदे बच्चे नहीं है। जो गंदे बच्चे नहीं है वो कौन से बच्चे? अच्छे बच्चे। तो ये अनाउंसमेंट उनके लिए है नहीं है, तो फिर किन के लिए है? तो ये अदर और माइनस गाइड कर दें तो कहानी सीधी हो जाएगी। अनाउंसमेंट उनके लिए जो गंदे बच्चे हैं, ये अनाउंसमेंट उनके लिए नहीं है जो गंदे बच्चे नहीं है। अब ये जुमला इसी तरह से पढ़ते हैं, अदर देन दैट टू बी इशूड नॉट फॉर कैश, जो कैश वाला नहीं है उनके लिए नहीं है। तो किन के लिए? कैश। डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन तो बदतमीजी करती है। होल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, वो वाला शेयर कैपिटल जो अलावा है, अदर देन है किसके? जो कैश का नहीं है। जो कैश का नहीं है वो नहीं, हम उसका जिक्र नहीं कर रहे, तो फिर किसका जिक्र कर रहे हैं? जो कैश। तो आसान अल्फाज में जितना लोगों से कैश में आपको शेयर कैपिटल आया है वो है आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कम से कम उतना जितना कैश में वसूल होता है। सर ये एसेट्स की बात कर रहे हैं ना, अदर देन दैट। हाँ, अब अगेन वही बात है ना कि कुछ लोग शेयर खरीदते हुए पैसे देंगे, कुछ शेयर खरीदते हुए अपनी जमीन दे देंगे। डायरेक्टर्स वगैरह क्या करेंगे? वो अपनी गाड़ी दे देंगे कि ये गाड़ी पकड़े मुझे इतने शेयर दे दें, मेरी जमीन पकड़े इतने शेयर दे दें। तो हम कह रहे हैं वो नहीं, जितना कैश में आया है ना वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो ये जुमला समझ आया? इस जुमले को सीधा करके लिखा जा सकता है, होल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट इज इशूड फॉर कैश। नहीं तो अदर देन दैट टू बी इशूड नॉट फॉर कैश। जी सर कैश तो कम भी आएगा तो वो फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहने का मतलब है जितना आगे मान लेंगे कंडीशन तो पूरी हो जाएगी हर दफे। कंडीशन हमेशा पूरी हो जाएगी। तभी तो कंडीशन कब नहीं पूरी होगी? जब आपने अमाउंट फिक्स कर दी। तो उन्होंने कहा या तो अमाउंट फिक्स कर दो तो फिर वो होनी चाहिए। अमाउंट नहीं फिक्स कर दी तो जितना कैश में आ गया मान लो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। यानी हम कहते हैं ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी होनी चाहिए। अब अगला सवाल आएगा जी लिखा हुआ ही नहीं हमने कितनी है, अब माने कि पूरी हुई है या नहीं हुई। हम कहेंगे अच्छा जितना कैश आया ना मान लो कि यही मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है? प्रैक्टिकली अमाउंट लिखी भी होती है, उन्हें जरूरत ही नहीं है कि वो मतलब अमाउंट ना लिखें और बाद में यही कंफ्यूज होता रहे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी है। तो उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया कि कंपनी लिखने भूल भी जाए तो कोई बहुत मसले वाली बात नहीं है, जितना आ गया बस कह दो कि यही है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जी सर अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है? नहीं, अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट की मिनिमम अंडरराइटिंग लेवल होता है, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से काफी ऊपर सेट करता है। वो बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेता, वो ज्यादा से ज्यादा जो टोटल फाइनेंसिंग अमाउंट है उसके 70% 60% इससे नीचे नहीं जाएगा। तो ये कहेगा कि इतना जो ऊपर का गैप है ना 30-40% का, इतना मैं भरूंगा, इससे ज्यादा नहीं भरूंगा। तो कंपनी फंसती तब है जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो जाती है और अंडरराइटर के लेवल से हम नीचे होते हैं। तो या तो कंपनी चालाकी दिखाए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन उतनी सेट कर ले जितना अंडरराइटर ने एग्री किया है, लेकिन फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी नहीं होगी तो ठीक है मत करे, फिर लोन ले ले। दूसरी ऑप्शन भी तो है, चैप्टर 7 की तरफ चले जाए, मत जाए चैप्टर 6 की तरफ। जी बात समझ आई? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की खूबसूरत सी हम लोगों ने डेफिनेशन दी। सर इतना कैश नॉट लेस देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन।
हाँ अगर तो फिक्स किया तो तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर फिक्स नहीं किया फिक्स नहीं किया तो जितना आ गया हम कहेंगे उतना ही है। हाँ यानी हम कह रहे हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी होनी चाहिए। आपने कागज उठा के देखा, आपने कहा इधर तो नहीं नजर आ रही, तो कितनी ले? उन्होंने कहा जितनी है उतनी ले। जितना आ गया बस यही मिल, जो मिल गया इसी पे अल्लाह शुक्र करे। जी सर ये हम ब्रैकेट के अलावा ही पढ़ रहे हैं अदर देन दैट। हाँ वही बात है कि आप इसको कर सकते हैं। होल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट इज इशूड फॉर कैश इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। होल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है। शेयर कैपिटल का उतना पोर्शन जितना पैसों में आया है, मतलब वो जो डायरेक्टर की गाड़ियां वो सारे उनको इग्नोर कर दें, जिस जो रुपए पैसे में आया ना वो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। डन। अब प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, इन दोनों में क्या फर्क है? कब प्रोस्पेक्टस इशू करें, कब स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस देखते हैं। जब आप जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं या जब जो कंपनी इनवाइट कर रही है वो लिस्टेड है, तो वो क्या इशू करेंगे? प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी लिस्टेड ना हो या आप जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करें, एक लिस्टेड कंपनी है वो अपने मेंबर्स में बांटने लगी है, जब अपने ही मेंबर्स में बांट रही है तो फिर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करता। लेकिन अलॉटमेंट तो कर रही है वो, तो प्रोस्पेक्टस नहीं तो फिर क्या करें? स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो लिस्टेड कंपनी हो तो वो नॉर्मली प्रोस्पेक्टस इशू करती है, या जब आप पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, आम जनता को, पाकिस्तान की सारी अवाम को इनवाइट कर रहे हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है प्रोस्पेक्टस। ये एक इश्तिहार है, ये एक मशहूरी है। साइलॉप इश्तिहार या मशहूरी नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है जो रात की तारीकी में खामोशी से रजिस्ट्रार को जमा करा देना है। ये जनरल पब्लिक के सामने नहीं लेके आना। प्रोस्पेक्टस तो लोगों को इनवाइट कर रहा है, आओ हमारे शेयर्स खरीदो। जब आपने देना ही चंद अपनों को है, जब अपने शेयर होल्डर्स को ही देना है, अपने ही एम्प्लॉइज को देना है, कुछ आपस में लोकल प्राइवेट प्लेसमेंट करनी है, तो फिर आपको प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है, आप साइलॉप उठा के जमा कराते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं लेकिन आपको स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टिंग नहीं मिली होती, जिसकी वजह से आपको अपना प्रोसेस खत्म करना पड़ता है। तो फिर आप क्या करेंगे? आप जितने भी पैसे लोगों के लिए हैं वो वापस करेंगे और साइलॉप जमा करा देंगे। यानी आपने प्रोस्पेक्टस बनाया, प्रोस्पेक्टस बना के कहा आ जाओ जी हम अपनी कंपनी लिस्ट करवा रहे हैं, आ जाओ पैसे खर्चो, तुम लोगों को लिस्टेड कंपनी के शेयर मिलेंगे। पता ही लगा सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कंपनी को लिस्ट किया ही नहीं गया। अगर आपने प्रोस्पेक्टस में वादा किया था कि आपको लिस्टेड कंपनी के शेयर मिलेंगे और आपकी लिस्टिंग अप्रूव नहीं हुई, तो अब लोगों का पैसा आपके पास गलत आया हुआ है। पैसा वापस कर दें और प्रोस्पेक्टस की जगह क्या जमा करा दें? तो साइलॉप दो जगह जमा कराना है। तो जब आप जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रहे तो, और जब आपने इनवाइट किया था लेकिन आपको पैसे वापस करने पड़ गए तो साइलॉप, और जब आपका प्रोसेस पूरा सही से चला हो, आपने पब्लिक को ऑफर किया हो, आप लिस्टेड कंपनी है और सारा कुछ बिल्कुल सही हुआ है, तो फिर आप प्रोस्पेक्टस जमा करें। यहाँ पे सर वो तीसरी वाली जो बात है कि लिस्टेड कंपनी जो उसको ओहदा ही नहीं मिला ना लिस्टेड का, हाँ ठीक है, और जो प्रोस्पेक्टस का जो मकसद था वो तो फोत हो गया ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब प्रोस्पेक्टस का मकसद ही फोत हो गया तो फिर साइलॉप देने की क्या जरूरत है? इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, यानी कि हम इस प्रोसेस से गुजरे थे, इस प्रोसेस में ये हमारा शेयर कैपिटल था, हमने इतनी ऑफर की थी, इतना पैसा आया था जो कि हमने वापस किया, ये बताना भी तो जरूरी है कि आपके पास करोड़ों रुपया भी तो आ गया लोगों का, वो वापस भी करना है। तो आप इसलिए मैंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट रात की तारीकी में खामोशी से रजिस्ट्रार को जमा कराया जाता है, ये अखबार में नहीं आता, ये पब्लिकली नहीं बताते। और प्रोस्पेक्टस एक पब्लिक इश्तिहार है, आओ हमारी कंपनी के शेयर्स हैं, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से। ठीक है सर इसे अप्रूव करवाना कैसे? हाँ ये भी उसी तरह से ही है। साइलॉप मतलब इसकी अप्रूवल एससीसीपी से नहीं, रजिस्ट्रार से होती है, जिसमें आप उसको कंटेंट दिखाते हैं, क्योंकि साइलॉप के कंटेंट्स कंपनीज एक्ट ने बताए हैं, सिक्योरिटीज एक्ट में नहीं बताए। कंपनीज एक्ट का सेकंड स्केड्यूल है, उसमें साइलॉप के कंटेंट्स हैं। मुझे एक्सेप्शन थी सर अप्रूवल की जी स्टेट बैंक, ये वो भी साइलॉप जमा कराएंगे जी। अब जहाँ पे आपके ऊपर प्रोस्पेक्टस एप्लीकेबल ही नहीं है, तो अगर आप जनरल पब्लिक को इनवाइट भी नहीं कर रहे हैं, जैसे उनमें पहले के को छोड़ के बाकी सब में आप जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रहे थे, तो फिर वहां साइलॉप जमा होगा। और पहले जो स्टेट बैंक का केस है उसमें तो आप जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं, तो वहां प्रोस्पेक्टस ही जमा होगा, लेकिन प्रोस्पेक्टस अप्रूव कराने की शर्त नहीं। हमने ये नहीं कहा था वो लोग प्रोस्पेक्टस बनाएंगे नहीं, प्रोस्पेक्टस को अप्रूव नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा बड़ी अथॉरिटी है, वो एससीसीपी से क्यों अप्रूव कर रहे हैं? जो प्राइवेट प्लेसिंग हो रही थी वो, हाँ प्राइवेट प्लेसिंग हो रही थी, उसके अंदर वो साइलॉप बनाए और रजिस्ट्रार को जमा कराए। डन। सर साइलॉप के कंटेंट में क्या होगा? साइलॉप के कंटेंट तकरीबन प्रोस्पेक्टस जैसे होते हैं, बस इसमें वो लोगों को रागिब करने वाली स्टेटमेंट्स नहीं होती।
बस इसमें ये होता है कि कंपनी का ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के लिए हमने इतनी फाइनेंसिंग ली है, इतने अरसे में इस प्रोजेक्ट के साथ ये हो जाएगा। ये काफी हद तक चीजें प्रोस्पेक्टस वाली हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टस का मकसद है लोगों को भड़काना कि आओ जरा देखो कंपनी बड़ी जबरदस्त है, और इसका मकसद सिर्फ बताना कि हमने इतने शेयर इशू किए हैं इस वजह से इशू किए। सर पीछे एक्सेप्शन पड़ी थी कि जब कंपनी अपने ही मेंबर को इशू करेगी तो प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करेगी। नहीं, ऐसा नहीं हमने पढ़ा था। वो अप्रूवल करती है। मैं अभी थोड़ा पहले यही तो बता रहा था कि हमने ये पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस को अप्रूवल की जरूरत नहीं है उन केसेस में। इशू तब भी हो। हाँ, यानी कि अब उस वक्त जो है उनमें से आधे केसेस में इशू होता है और आधे में नहीं इशू होता। ज्यादातर जगह सेल ऑफ चलता है। तो मैंने इसलिए कहा कि जो स्टेट बैंक का केस है उसमें प्रोस्पेक्टस फॉर श्योर होगा इशू। जब आप जनरल पब्लिक में एम्प्लॉइज को अपने ऑफर कर रहे हैं तो इशू होगा। बाकी केसेस में राइट इशू हो, बोनस इशू हो, डिविडेंड दे रहे हो, उस वक्त नहीं करना, उस वक्त सेल ऑफ करना। तो आसान अल्फाज में जब आप जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं एंड आप लिस्टेड कंपनी भी हैं तो फिर आप प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। अगर आप जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं इस वादे पे कि हम लिस्टेड होंगे, अगर तो वाकई हो गए तो प्रोस्पेक्टस देंगे, और अगर ना हो सके तो सेल ऑफ। तो प्रोस्पेक्टस जो है वो आपका इशू है जी। इसमें रिपेमेंट करेंगे नीचे वाले केस में करेंगे, जब लोगों से आपने वादा किया था कि आपको लिस्टेड कंपनी मिलेगी और आप लिस्ट नहीं हो सके तो फिर उनको वापस करें। तो सर साइड ऑफ क्यों इशू करेंगे? सेल ऑफ इशू नहीं करेंगे, सेल ऑफ तो हम रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे, आवाम को नहीं दे रहे। ये रजिस्ट्रार को बता रहे हैं कि हमने ये प्रोसेस किया था, इतने पैसे आए थे और इतने पैसे हम लोगों ने यूं करके वापस कर दिए हैं। ये भी तो बताना है ना कि वो पैसे कहाँ गए। जी सर ये रीपेमेंट ऑफ ऑल मनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस से किसे मनी वापस सर? जो प्रोस्पेक्टस की बेस पे लोगों से पैसे लिए थे, आपने क्या किया था, प्रोस्पेक्टस इशू किया था, लोगों से कहा था आज हम लोग लिस्ट करवा रहे हैं, हमारी कंपनी बड़ी जबरदस्त है। लोग आए, करोड़ों रुपए जमा करा दिए, स्टॉक एक्सचेंज मना कर दिया, उन्होंने कहा हम आपको लिस्ट नहीं कर सकते। अब लोगों से वादा क्या किया है, लिस्टेड कंपनी के शेयर मिलेंगे। अब लोगों के पैसा अपने पास रखना मुनासिब है? नहीं, वापस करना पड़ेगा। वापस कर दें लोगों का पैसा और खामोशी से जाके शर्मिंदगी से रजिस्ट्रार के पास सेल ऑफ जमा करा दें कि पाजा नसीब बहुत जो है ना वो बहुत ही ऊपर से उछलते हुए आए थे, लेकिन वो बात नहीं बनी। अभी आप सेल ऑफ पकड़े और बस मामले को दफन कर दें। सर इसीलिए पिछले पॉइंट में एससीसीपी ने कहा था कि वो एससीसीपी लायबल नहीं होगी अगर उसने अप्रूव भी किया। हाँ, मतलब एससीसीपी ने तो कहा था ना कि भाई हम अप्रूव कर भी दें प्रोस्पेक्टस, तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बाकी सारी बातें वो ऑटोमेटिकली क्लियर। सर ये डिविडेंड में जो हम शेयर्स दे रहे हैं ये मेंबर से अप्रूवल लेके शेयर्स देते हैं या? जी, डिविडेंड में जब हम शेयर दे रहे होते हैं तो डायरेक्टर की रिकमेंडेशन पे देते हैं, मेंबर्स की अप्रूवल नहीं चाहिए। मतलब मेंबर्स उसे कम करना चाहे तो कर सकते हैं। नहीं मतलब कि कैश या शेयर्स वो चीज नहीं, वो ये डायरेक्टर्स के पास इख्तियार है, लेकिन हम शेयर देते वो हैं जो रेडी कैश हो, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स। जी क्लियर। तो ये एक सफ़ा हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन एक सफ़ा तो काफ़ी नहीं है। मतलब जाहिर है इतने सैने बच्चे जब सामने बैठे हों टोटल 12 स्लाइडें, जिसमें पहली स्लाइड पे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। ये कितनी प्यारी मेरी बात है। ये बातें आपको आधी पहले से पता है, ये बातें आपको पता है, ये बातें आपको नहीं पता, ये भी नहीं पता। कहानी यहाँ से शुरू हुई है, पीछे तो मजाक था। क्या हुआ ये हेडर के साथ क्या हुआ? कितना कराया? जितना हजम हो जाए। मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस, आसान अल्फाज में लोन लेते वक्त की जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी वो जो तहफ़्फ़ुज़, वो जो आप कोई एसेट जो है वो रखवाते हैं कि अगर मैं पैसे ना दे सका तो ये एसेट आपका होगा, उसको हम सिक्योरिटी कहते हैं। उसके लिए कंबाइंड वर्ड इस्तेमाल होता है मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस। ये चैप्टर लोन को डील कर रहा है, शेयर्स को डील नहीं कर रहा। यानी कि ये चैप्टर आपको बताएगा कि जब आप लोन लेते हैं किसी से तो उसके अगेंस्ट क्या डॉक्यूमेंट होता है और आपने कहाँ कहाँ उसके बारे में रजिस्ट्रेशन करानी होती है। और लोन ही नहीं, लोन लेने पे जो सिक्योरिटी है ये चैप्टर उसको डील कर रहा है। तो पहले हल्की सी डिस्कशन लोन पे कर लेते हैं, फिर इस सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए सिक्योरिटी को उर्दू में क्या कहेंगे? जमानत जमानत ज्यादा बेहतर है क्योंकि जमानत अमानत से ज्यादा बेहतर है। सर फिर गिरवी का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है? गिरवी जमानत की किस्म है।
अभी हम 3 किस्में देखेंगे। प्लेज को गिरवी कहते हैं। और मॉर्गेजेस और उसमें फर्क है? मॉर्गेजेस तीनों में फर्क है, वही तो भी पढ़ेंगे। सही है सर। थोड़ा सा आगे जाएंगे, मुझे परफॉर्म करने का मौका देंगे। तो किसी भी किस्म की सिक्योरिटी जो जमा कराई जाती है वो मॉर्गेजेस या चार्जेस के लिए कंबाइंड वर्ड ही है, अदरवाइज 3 अलग अलग लफ्ज़ हैं जिनको हम अलग अलग देखेंगे, बट इसको कंबाइनली हम मॉर्गेजेस एंड चार्जेस कह रहे होते हैं। अब सबसे पहले इनहेरेंट बोरोइंग पावर, क्या एक कंपनी बोरो कर सकती है? मेमोरेंडम में ना लिखा फिर भी बोरो कर सकती है। ये बात आप पीछे से पढ़ के आए हैं। आपने बहुत पहले पढ़ा था कि मेमोरेंडम के अंदर लिखा हो या ना लिखा हो, कंपनी के पास हमेशा पावर है, इम्प्लाइड पावर, कि वो बोरो कर सकती है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर एक ऐसा मसला हो तो बोरो नहीं कर सकती। सर्टिफिकेट दो बातें तो आपको पता है, तो बस बच के आ गया अल्ट्रा वायलेंस बोरोइंग। किताब से पूछते हैं, मेमोरेंडम शैल बी डीम्ड टू कंटेन द पावर टू बोरो मनी एज लोन एडवांसेस फलाना 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 फ्रॉम बैंक्स वगैरह या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये समझा जाएगा कि कंपनी के पास इम्प्लाइड पावर टू बोरो है। आप इस पूरे जुमले की जगह वो जुमला लिख सकते हैं जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है। A company having borrowing power has also power to pledge or mortgage its property or create a charge on assets as security for borrowing। जब उसके पास लोन लेने की पावर है तो उसके पास डिफरेंट एसेट्स को सिक्योरिटी के तौर पे जमा कराने की पावर भी है। कंपनी बोरोइंग पावर तब तक नहीं कर सकती जब तक उसने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना ले लिया हो इफेक्टिव पर। तो टेक्निकली ये इस आधी स्लाइड पे जो बात है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आपको पहले से किसी और वजह से पता है। अल्ट्रा वायलेंस बोरोइंग, उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है कि देखिए लोन लेने से मना नहीं किया कंपनी को, हर कंपनी के पास ये पैदाइशी बुनियादी हक है कि वो लोन ले सकती है, और जब वो लोन ले सकती है तो उसके पास ये हक भी है कि वो अपना कोई भी एसेट गिरवी जमानत अमानत इस तौर पे रखवा सकती है। लेकिन अगर एक कंपनी ने अपने आर्टिकल में लिख दिया है कि अगर हम 2 करोड़ से ऊपर का लोन लेंगे तो डायरेक्टर्स की अप्रूवल जरूरी है, 1 करोड़ से 2 करोड़ का लोन लेंगे तो मैनेजर की अप्रूवल जरूरी है, 1 करोड़ से नीचे का लोन लेंगे तो एम्प्लॉय की अप्रूवल जरूरी है। हो सकता है हमने अपने कुछ रूल्स डिफाइन कर लिया हो सकता है रूल डिफाइन किया हो कि 1 साल में हम कभी भी 5 करोड़ से ऊपर का लोन नहीं लेंगे। अगर ऐसे रूल्स आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं और आप उन आर्टिकल्स में लिखे हुए रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए लोन ले लें तो हम कहेंगे कि ये अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग हुई है। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड अथॉरिटी, इजाजत से बाहर निकल के, गैर मंजूर शुदा बोरोइंग। कंपनी में रिस्ट्रिक्ट देयर पावर्स टू बोरो थ्रू आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के थ्रू वो अपनी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कंपनी कैन मेंशन दैट द बोरोइंग एक्सीडिंग अ सर्टेन अमाउंट मे बी मेड ओनली विद प्रायर अप्रूवल ऑफ मेंबर। तो ये कह सकते हैं कि इस लिमिट से ऊपर मेंबर्स अप्रूव करेंगे, इस लिमिट से ऊपर फलाना अप्रूव करेगा, इस लिमिट से ऊपर फलाना अप्रूव करेगा। इफ डायरेक्टर एक्सीड देयर अथॉरिटी, अगर डायरेक्टर ने अपनी अथॉरिटी एक्सीड की जबकि आर्टिकल्स में लिखा था कि ये वाला काम मेंबर्स करेंगे तो और बोरो कर लिया इस लिमिट से एक्सेस, तो सच बोरोइंग शैल बी अल्ट्रा वायलेंस बोरोइंग। ऐसी बोरोइंग को क्या कहा जाएगा? अल्ट्रा वायलेंस बोरोइंग, यानी कि बियॉन्ड द अथॉरिटी, अथॉरिटी से बाहर निकल के जो बोरोइंग की है वो माना जाएगा। तो सर ये वैलिड होगी? नहीं, अल्ट्रा वायलेंस गलत बोरोइंग होगी। ऐसे में वो डायरेक्टर पर्सनल लायबल होंगे जनरल रूल से बाहर निकल। ये ऐसे ही जैसे एक एजेंट आपकी अनऑथराइज्ड प्रिंसिपल ने इजाजत नहीं दी हुई और एजेंट खुद ही से काम कर लेता है तो फिर एजेंट पर्सनली फंस जाता है। अगर लॉस हो तो जी, अगर लॉस हो तो वो डायरेक्टर्स लायबल है, वरना तो मतलब एक बोरोइंग है और अगर कंपनी उसको पे कर रही है लेकिन मेंबर कहते हैं हमने नहीं पे करना, आपने हमारी इजाजत के बगैर लिया लोन, तो फिर डायरेक्टर फंसेंगे क्योंकि वाकई उन्होंने इजाजत के बगैर लिया। तो ऐसा लोन जो आपने आर्टिकल्स में लिखे हुए रूल की खिलाफ वर्जी करते हुए लिया हो वो कहलाता है कि आपने अपनी अथॉरिटी से बाहर निकल के लोन लिया है। तो जो लीगल टर्मिनोलॉजी है उसके लिए वो है अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग। जी सर, डायरेक्टर लायबल जो है वो पूरी अमाउंट के लिए होगा? अगर मेंबर्स चाहें तो मतलब वो लायबल ठहरा सकते हैं। रूल ये है, क्वांटम मेरिट का रूल ये है कि जितना जुल्म किया उसी के लिए लायबल होना चाहिए। ये लॉ का बेसिक प्रिंसिपल होता है। जुल्म ऊपर का हुआ है जो ओवर एंड अबव है, लेकिन वही बात है कि मेंबर अगर मिलके कहें तो वो पूरे के लिए भी साबित कर सकते हैं। फिर किसी और कानून में हम क्वांटम मेरिट का रूल बीच में लेंगे, कंपनी लॉ ने नहीं बताया वो कानून। जी डन। बोरोइंग की क्या क्या किस्में हो सकती हैं, बोरोइंग कैसे कैसे हो सकती हैं? एक बड़ी मशहूर जमाना बोरोइंग है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से। मतलब लोन लेने का क्या तरीका है? आप बैंकों के पास जाएं, बैंकों से लोन ले लें। एक बड़ा मशहूर तरीका क्या है? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इनके पास जाएं, इनसे आपको लोन मिल जाता है।
एक और तरीका भी है कि आप अदर सोर्सेज से ले लें, कंपनी के अपने जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं उनसे बात कर लें, कंपनी के डायरेक्टर से बात कर लें, कंपनी के जो कर्ता धर्ता है उनसे बात कर लें कि भाई कंपनी में बुरा वक्त आया, आप लोग लोन देते हैं। तो या तो आप बाहर के किसी बैंक से लोन ले लें, तो वो कहलाएगा बोरोइंग फ्रॉम क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, या आप अदर सोर्सेज से ले लें, आपके स्पॉन्सर्स, आपके मेजर शेयर होल्डर्स और वो सारा कुछ है, आप उनसे ले लें। इसके ऊपर ज्यादातर सिक्योरिटी भी नहीं होती, अपने ही बंदों ने लोन दिया होता है। तीसरा ऑप्शन है आप डिबेंचर की तरफ चले जाएं। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर में जनरल पब्लिक से लोन लेते हैं। जैसे आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करके कहते हैं हमें 5 करोड़ की जरूरत है, तो आपने क्या किया, 5 करोड़ को 100 रुपए के शेयर में डिवाइड कर दिया और कह दिया 5 लाख शेयर है 100 रुपए ईच के, जो जितने पैसे देगा उसको उतने शेयर मिल जाएंगे। आप ऐसे ही कर सकते हैं, आप कह सकते हैं हमें 5 करोड़ लोन की जरूरत है, हम उसको डिबेंचर्स में डिवाइड कर रहे हैं। आप 100 रुपए का एक डिबेंचर बना दें और आपके हम 5 लाख डिबेंचर इशू करने लगे हैं, जिसको जितने डिबेंचर खरीदने खरीद लें। तो जिस तरह से लोग शेयर खरीदते हैं वैसे ही डिबेंचर खरीदेंगे। उससे होगा ये कि कंपनी को एक बैंक से लोन नहीं मिलेगा, हजारों लोगों से लोन मिल जाएगा, और उन लोगों का भार भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों ने एक सिक्योरिटी खरीदी होगी कंपनी की, जिस कागज के ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक कंपनी उनके पैसे वापस नहीं करेगी। कोई सिक्योरिटी भी नहीं रखवानी पड़ेगी, और सिक्योरिटी भी ऐसा जितनी नहीं रखवानी पड़ेगी। कभी कभी अगर बहुत बड़ी अमाउंट हो तो फिर बीच में आपको सिक्योरिटीज वगैरह रखवानी पड़ती हैं, अदरवाइज डिबेंचर बड़ा आसानी से चल सकते हैं। तो 3 तरीके के लोन हो गए। एक लोन हो गया किसी बैंक शेक वगैरह से, वहां तो लाजमी सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। एक हो गया अपने बंदों से, वहां सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तीसरा हो गया जनरल पब्लिक। यहाँ पे जनरल पब्लिक से अगर आप लोन ले लेते हैं तो वो डिबेंचर कहलाएगा, बट इस डिबेंचर में सिक्योर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो डिबेंचर किसे कहते हैं? एनी सिक्योरिटी। अब ये सिक्योरिटी तहफ्फुज़ वाली सिक्योरिटी नहीं है, वो जो सिक्योरिटीज होती है ना, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, तो कंपनी की ऐसी सिक्योरिटी जो कि डेट को रिप्रेजेंट कर रही है उसको डिबेंचर कहेंगे। ऐसा कागज जिसके पीछे लोन है, शेयर नहीं है, वो क्या कहलाएगा? डिबेंचर। पब्लिक कंपनी में इशू डिबेंचर टू पब्लिक और में इशू डिबेंचर टू एनी पर्सन प्राइवेटली। कुछ लोगों को प्राइवेटली भी दे सकते हैं या जनरल पब्लिक को इशू कर सकते हैं। डिबेंचर सिक्योर भी हो सकते हैं, अनसिक्योर भी। तो अभी तक हमने देखा है कि कंपनी लोन कैसे कैसे ले सकती है। अनसिक्योर कैसे? अनसिक्योर कैसे? जैसे अगर आपने छोटा मोटा लोन लेना है तो जो लोग शेयर खरीदते हैं, क्या उनको कोई सिक्योरिटी मिलती है? वो क्या कर रहे हैं? वो कंपनी को पैसा दे रहे हैं भरोसे पे कि कंपनी में मेरा पैसा छूट जाएगा और बाद में मुझे वापस भी मिल जाएगा। तो इसी तरह से डिबेंचर के वक्त भी लोग उतना ही तहफ्फुज़ फील करेंगे जितना शेयर के वक्त फील किया है। कंपनी है ना, एक नाम है, लेकिन वही बात है कि मतलब मैं एक आम आदमी, मैंने 5,000 रुपए दिए हैं, 5,000 के पीछे मैं सिक्योरिटी इतने आराम से शायद ना मांग सकूं। तो कंपनी का फायदा हो गया, बजाय इसके कि 5 करोड़ एक बैंक से लेते, उन्होंने छोटे छोटे हजारों लोगों से डिबेंचर ले वो कर लिया। तो ये इनके लिए फाइनेंसिंग लेना आसान हो जाता है, इनके पैसे टूट जाते हैं, और अगर कल को कोई डिबेंचर होल्डर उठ के आते हैं कि हमारे पैसे वापस करें, तो इकट्ठे बहुत ज्यादा पैसे वापस नहीं करते। तो कंपनी कभी कभी ये काम करती है कि प्रोस्पेक्टस इशू करके शेयर्स के बजाय डिबेंचर नामी सिक्योरिटी, तभी हमने वहां कहा था कि वो कंपनी जो लोगों को अपनी सिक्योरिटीज बेचने के लिए बुलाए, हमने शेयर नहीं बोला था, सिक्योरिटीज बोला था, तो सिक्योरिटीज में डिबेंचर भी आ सकता है। डन हो गया। डिबेंचर में सर फिक्स्ड रिटर्न, डिबेंचर में फिक्स्ड रिटर्न है, ये लोन है, लोन है और लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, प्रॉपर लोन है। वो तो था ना जो प्रेफरेंस शेयर था, उसकी फिर थोड़ा सा उसमें डाउट था कि ये ऐसे है वैसे है, ये प्योर लोन है। डन। अब इस लोन पे सिक्योरिटी का जिक्र करते हैं। 3 तरह की सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे कैसे हो सकती है? बैंक के पास गए, आपने कहा जी मुझे लोन चाहिए, उन्होंने कहा कितना लोन? मैंने कहा जी 10 लाख का लोन। उन्होंने कहा चलिए एक काम करें, हमारे पास जमानत के तौर पे गिरवी रखवा दें कोई चीज। कितनी मालियत की? 15 लाख। मैं कहूँगा भाई लोन 10 लाख का है, 15 लाख की मालियत क्यों ले रहे हैं? उन्होंने कहा भाई चीज का वैल्यू अगर अचानक से गिर गई, हमारा क्या कसूर, तुम भाग गए, हम तो रुल जाएंगे। तो नॉर्मली जो लोन की अमाउंट होती है उससे काफी ज्यादा मार्जिन रख के वो आपसे सिक्योरिटी लेते हैं। तो अगर वो आपसे कहें अपना ये असासा फिजिकली हमारे पास रखवा दो, अपने जेवरात हमारे पास रखवा दो, अपने शेयर्स हमारे पास आके रखवा दो, तो ये कहलाएगा प्लेज। प्लेज क्या है? प्लेज एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसमें एक मूवेबल एसेट को आप फिजिकली उठा के उनके पास रखवा देते हैं। मूवेबल एसेट को फिजिकली उठा के उनके पास रखवा देते हैं, ये क्या कहलाएगा? प्लेज।
फर्ज करें लोन काफी बड़ा है, लोन है 3 करोड़ का, बैंक के पास गए 3 करोड़ का लोन है, उसने कहा काम करो 4 करोड़ के जेवरात हमारे पास रखवा दो। मैं कहा जी 4 करोड़ के जेवरात तो नहीं है मेरे पास। अच्छा 4 करोड़ के शेयर्स उठा के रखवा दो, फिजिकल चीज। मैंने कहा वो नहीं है, लेकिन मेरे पास 4 करोड़ का एक एसेट है, वो आपके पास प्लेज करा देता हूँ। फिर मार्केट से जो है वो एक ट्रक किराए पे उठाया, कुछ मजदूरों को साथ लिया, जौहर टाउन में एक जगह पहुंचा, वहाँ एक कनाल का प्लॉट था 4 करोड़ का, उस प्लॉट को खोदा, ट्रक में डाला और बैंक के पास लाके प्लेज करा दिया। क्या सिक्योरिटी जमा हो गई? ये इमूवेबल है, ये इमूवेबल है, इसको मूव करके आप जमा नहीं करा सकते। प्लेज एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसमें एक मूवेबल चीज जिसको हिलाया जा सकता है, वो उठा के आप फिजिकली उनके हवाले कर देते हैं, भाईजान आप पकड़ें, ये चीज आपके पास रखी है, मैंने पैसे ना दिए, मेरी चीज बेच देना, ये है प्लेज। अब ऐसे में इमूवेबल प्रॉपर्टी तो मैं उनके पास नहीं रखवा सकता, तो मैं उनसे जाके कहूंगा मैं आपको अपनी जमीन दे देता हूँ, अगर मैंने पैसे ना दिए मेरी जमीन आप रख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा मैं फिजिकल जमीन मत दो, जमीन के कागज दे। और जब जमीन के कागज दिए तो उन्होंने कहा कल को अगर तुम मुकदमा कर दो कि मेरे कागज बैंक वालों ने खामखा पकड़ चोरी करके रखे हुए हैं, तो हमारे पास क्या वो होगा, तो ये कागज हमारे नाम पे करवा दो। एक कागज पे हम एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर तुमने लोन पूरा वापस कर दिया तो ये कागज वापस तुम्हारे नाम पे हो जाएंगे, और अगर तुमने वापस ना किया तो ये कागज हमारे नाम पे रहेंगे, पर हम जो मर्जी करना चाहेंगे। ये कहलाता है मॉर्टगेज। इमूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर कर दिया जाता है लेंडर के नाम पे, ओनरशिप ही उसके नाम पे हो जाती है एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत कि अगर मैंने पैसे वापस कर दिए तो ये चीज वापस मुझे मिल जाएगी। ये बात समझ आई? तो मूवेबल एसेट की फिजिकल पोजीशन दे दें तो ये प्लेज है, इमूवेबल एसेट का टाइटल ट्रांसफर कर दें तो ये मॉर्टगेज। एक तीसरी चीज भी है, ना आप फिजिकल एसेट देना चाह रहे हैं, ना आप उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि मेट्रो के पास 15 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, मेट्रो को 3 करोड़ के लोन की जरूरत पड़ गई, बैंक के पास गए, बैंक से कहा जी हमें 3 करोड़ लोन चाहिए, बैंक ने कहा जी हमारे पास 3 करोड़ का कुछ प्लेज करा दो, 3-4 करोड़ का। अब अगर वो सामान जो मेट्रो के पास पड़ा हुआ है वो जाके प्लेज कर दे तो मेट्रो कैसे कमाए? और ना ये सामान ऐसा है जिसका टाइटल बैंक के नाम पे ट्रांसफर किया जा सकता है, तो ऐसे गुड्स हैं जिनकी रसीद भी नहीं होती कि इतना घी लिया, इतने आटा लिया या फलाना। लेकिन मेट्रो वाले बैंक के साथ एक कागज पे साइन कर देंगे कि हम आपके साथ ये कमिटमेंट करते हैं, साइन शाइन और ठप्पे समेत, कि अगर हमने आपके पैसे ना दिए आप हमारे प्रेमिसेस में एंटर होके 3 करोड़ का माल उठा के ले जा सकते हैं। हम अपने पास पड़ा हुआ स्टॉक आपका उस पर चार्ज क्रिएट कर, ना हमने अपना वो स्टॉक उन्हें दिया, ना अपना वो स्टॉक उन्हें उनके नाम पे किया, हमने एक कागज से उनको एक राइट दे दिया कि अगर मैं पैसे ना दूं तो मेरे एसेट उठा के ले जाने का राइट है बैंक के पास। इस चीज को कहते हैं चार्ज। 3 सिक्योरिटी हो गई। प्लेज क्या है? फिजिकल एसेट, मूवेबल एसेट को फिजिकली जमा करा दिया, मॉर्गेज है इमूवेबल एसेट है उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। चार्ज में ना ओनरशिप ट्रांसफर की ना फिजिकल ट्रांसफर किया, बट एक वादा कर लिया कि अगर पैसे ना दिए तो ये चीज फिजिकली भी और इसका टाइटल भी आपको मिल जाएगा, फ्यूचर का वादा कर लिया। तो ऐसे में फॉर एग्जांपल स्कैन का लोन लेना है तो स्कैन के पास इतने एसी लगे हुए हैं, जनरेटर वगैरह है, ये अच्छे खासी कीमत के एसेट्स हैं, इनको दिखा के बैंक को स्कैन लोन ले सकता है। और अगर लोन वापस नहीं करेगा तो उनको ये राइट होगा कि वो आगे एसी वगैरह उखाड़ के ले जाए। सर वो करंट वैल्यू के हिसाब से? जी बिल्कुल, जो वैल्यू है, यानी कि अब होगा ये कि अगर 3 करोड़ का लोन है तो कम से कम जो स्टॉक हम उन्हें कहेंगे ना वो 4 करोड़ का होना चाहिए। इसमें भी 2 तरीके हैं, फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। आप उन्हें कहते हैं कि ये हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े हुए हैं ना, ये 5-6 करोड़ का माल है, इसमें से कोई 3 करोड़ ले जाइएगा। एक ऑप्शन ये भी है, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आपके हमारे पास फलाना 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 ये 6 ऐसे एसेट हैं जिनकी मिला के वर्थ है 3 करोड़, अगर हमने आपके पैसे ना दिए ये वाले एसेट आप उठा के उसमें मौजूद भी तो, यानी हम फिक्स, अब अगर हमने फिक्स कर दिया ना एसेट कि ये वाला एसेट, फिर हम वो बेच नहीं सकते। और अगर हमने फ्लोटिंग रखा, हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स में से कोई से 3 करोड़ का माल है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने मर्जी टीवी आते रहे जाते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, एट एनी गिवन टाइम मेट्रो में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमत 3 करोड़ से नीचे नहीं जानी चाहिए, ताकि बैंक जिस वक्त भी आए बैंक उतना माल ले जा सके। अगर जिसने लोन लिया वो ना दे सके
बैंक के पास प्लेज है कोई भी सिक्योरिटी जी जी उसकी कीमत ज्यादा है तो बैंक जी, अगर आपने लोन लिया और वापस नहीं कर सके और आपने जो चीज प्लेज कराई हुई है उसकी वर्थ ज्यादा है, तो फिर ये बैंक का भी फर्ज है कि वो चीज बेचने के बाद जो ओवर एंड अबव पैसे वो आपको वापस करें। जुल्म वो भी नहीं करेंगे। सर ये सिक्योरिटी बोरोवर डिसाइड करेगा कि लैंडर? मिलके एग्रीमेंट में डिसाइड होगा, लेकिन अल्टीमेटली लेंडर इज द पर्सन ना। आप कहते हैं ये सिक्योरिटी, वो ना माने वो लोन नहीं देगा, तो जिसने लोन देना है उस पे चलेंगे ना। जब कोई आपको लोन देता है तो आपकी आजादी छीन लेता है। मेरे कप्तान ने ऐसा कहा जी। सर मॉर्गेज में पोजीशन किसके पास? मॉर्गेज में पोजेशन किसके पास होती है? किसी के पास भी हो सकती है, यानी कि दोनों ऑप्शन मौजूद है। ऐसा भी हो सकता है कि बैंक उसकी पोजेशन रखे और ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद। मैं एग्जांपल देता हूँ, अक्सर लोग जो है वो अपनी बिल्डिंग बनाते हैं या अपने ही घर को मॉर्गेज कराते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बैंक वहां आके रहना शुरू कर देता है। घर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ओनरशिप उनकी होती है, तो कभी कभी आपस में किराए का एग्रीमेंट हो जाता है कि ठीक है जब तक आपके नाम पे हम आपको किराया देते रहेंगे। या ये हो जाता है कि ये घर मॉर्गेज हो गया बैंक के नाम पे, अगर हमने किराए पे चढ़ाया, आधा किराया आपका आधा हमारा। अलग अलग तरह के अरेंजमेंट है, इसमें कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, काफी सारे अरेंजमेंट है। लेकिन हमारी किताब ने हमें सिर्फ हल्का सा तस्करा किया है कि बस हमें सिक्योरिटी की कहानी समझ आ जाए। इसकी अब इंग्लिश भी पढ़ते हैं जरा जी। सर हम प्लेज में स्टॉक्स वगैरह भी रखवा सकते हैं? प्लेज में स्टॉक भी रखवा सकते हैं, लेकिन फिर वो स्टॉक आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और सेल भी नहीं कर सकेंगे। तो आप क्या करते हैं, ज्यादातर स्टॉक के केस में प्लेज की ऑप्शन की तरफ नहीं जाते हैं, चार्ज आप क्या देते हैं। इवन आप अपने डेटर्स पे भी चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। स्कैन अपने स्टूडेंट्स पे चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ठीक है हम लोन लिए, अगर हमने आपके पैसे ना दिए, आप हमारे कोई से 1 करोड़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप पैसे वसूल कर सकते हैं। तो वो बेसिकली डेटर सेल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपसे बैंक का एक राइट होगा कि वो आपसे पैसे वसूल करेगा। सर अगर हम ना दें तो जब आप स्कैन को पैसे ना देने पे आपके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती थी, वही बैंक को पैसे ना देने पे आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती तो ये तो लेने के देने पड़ गए। तो भाई मतलब वही बात है, डेटर बेचे जा सकते हैं जी। अभी तो आपको नहीं पता आप लोगों ने कितनी दफा बेचना है। जब आप फर्म्स में जाएंगे आपके साथ क्या होगा। फर्म में पता बच्चों को किराए पे चलाया जाता है, बाकी कैसे? पैसों से। कोई बात यह है कि कंपनी को चाहिए एक अच्छा बंदा जो कि अकाउंट्स को संभाले, और उनके पास बजट है 30-35 हज़ार का। अब वो मार्केट से बीकॉम शीकॉम जो भी बंदा उठाएंगे वो बहुत अच्छा नहीं होगा और पैसे भी अच्छे खासे ले रहा होगा। और ऐसे में कोई सीए फाइनलिस्ट उठाएंगे, ऐसा कोई बंदा उठाएंगे वो 60,000 50,000 इससे कम नहीं मांगेगा। तो वो एक ऑडिट फर्म से रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा बजट है 30,000, हमें एक बंदा चाहिए जो कि बड़ा सियाना हो और आपकी निगहदाश्त के अंदर हो। वो कहेंगे ठीक है जी हम आपको रिसोर्स देते हैं, आप 30,000 का बजट है, थोड़ा सा बढ़ाएं को 32-33 हज़ार का कोई बजट करें, आप 32-33 हज़ार हमें देते हैं, हर वक्त एक बंदा आपके पास मौजूद होगा और ज़रूरत पड़ने पे हमारा कोई सीनियर आके उसको मजीद गाइड भी कर देगा। उनसे 32-33 हज़ार पकड़ा पर मंथ, और फिर सोचा कि अब हमने प्रॉफिट कैसे कमाना है। बच्चा कितने का मिलता है फर्म को? 14,700। 14,700 में बच्चा मिलता है और बिकता कितने का है? 32-33 हज़ार का। तो अगर उस बच्चे से आप कुछ ना काम भी करवा सकें तो एक आसान सा काम है कि आप उसे किराए पे चला दें। इसको बड़ी महज़ब ज़बान में एस्कॉनमेंट कहते हैं, कि जिसमें आपको एस्कॉनमेंट पे भेजा। अक्सर आपको ट्रेनिंग बड़े खुश नजर आएंगे कि हमें एस्कॉनमेंट पे भेजा, वो बड़े खुश होते हैं। वो इदारे जहाँ जाके बैठते हैं वहाँ इज्जत मिलती है, चाय मिलती है, 9 to 5 वाला माहौल होता है, तो वो फर्म वाली उतनी सख्तियाँ नहीं होती, बच्चा भी खुश। और बच्चे को गंदा फील ना हो तो पार्टनर उसे अपने कमरे में बुला के उसे कहता है, जब उसे भेजने लगे कि यार मैं ना बड़ा परेशान हूँ क्योंकि 3.5 साल तुम लोगों के ना तुम्हारे लर्निंग से भरपूर होने चाहिए। अब मैंने देखा है कि पिछले 1-8 महीने से तुम किसी क्लाइंट पे एलोकेट नहीं हो, तो मेरा दिल बैठा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे आर्टिकल्स खत्म हो जाए और तुम्हें काम ना आता हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें एक ऐसी जगह भेजूं जहाँ तुम एक प्रोफेशन के अंदर, एक रियल लाइफ कंपनी के अंदर बैठ के एक अकाउंटेंट के रोल में देखो कि क्या करता है एक अकाउंटेंट, और तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस की आदत हो, उनके कवानीन के मुताबिक सुबह के वक्त आया करो, उनके कवानीन के मुताबिक छुट्टियां मिले, सारा कुछ। कहता वाह जबरदस्त, और क्या चाहिए? ऊपर के पैसे भूल कर दें, वही तो प्रॉफिट है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एक क्वालिटेटिव अच्छे लेवल की सस्ती लेबर मिल जाती है। 14,700 में ऑफिस बॉय भी नहीं मिलता। मेरी टीम में जो सबसे कम पैसे लेने वाला बंदा भी है, अदर देन जो सीए की साइड से है, सीए वाली साइड वाले को तो 14,700 से काम चल जाता है,
अदर देन सीए की साइड से जो है कम से कम बंदा 18,000 रुपए ले रहा है। आजकल ऑफिस बॉय 20,000 लेता है भाई, तो 14,700 में इतना इतना निखरा हुआ बच्चा और इतना मजबूर बच्चा जो कि 3.5 साल तक भागने का भी नहीं सोच सकता, वो हर वक्त मतलब सर अब तो कम नहीं होगी है टाइम कम नहीं हो गया क्या? 3.5 वो एग्जाम से टाइम बचा। अटेम्प्ट का वो कम हो गया, लेकिन वो भी किसी को नहीं मिल रहा। अटेम्प्ट 1.5 साल बाद ही होनी है। रजिस्टर लेट करते हैं, रजिस्टर लेट करते हैं, रजिस्टर लेट करेंगे ना, क्योंकि अब वो उनको क्या फायदा कि वो आपको टाइम से रजिस्टर करके साल बाद आपको छुट्टियों पे भेज दें। खैर इसके ऊपर कभी बाद में किसी को ऐसा मौका होगा, ऑडिट में भी डिस्कशन होगी। और दूसरा ये हम सेशन एंड पे एक सेशन रखते हैं जिसमें फर्म से रिलेटेड गाइडेंस, उस वक्त इस तरह की तकलीफ बातें करेंगे। इस वक्त इसकी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं ताकि फिर आगे चलें। प्लेज, बेलमेंट ऑफ गुड्स। बेलमेंट का मतलब है एक चीज अमानत के तौर पर रखवाना। बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोमिस। ये बात समझ आई? यस Mortgage, an interest or lien created on the property or asset of company or of its undertaking or both as security। अजीब सी डेफिनेशन थी, कुछ नहीं समझ आया। नीचे को डेफिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक immovable property for the purpose of securing payment of money advance or to be advanced by way of loan, an existing or future debt or performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability, financial liability। उन्हें वो अजीब सी लगी हो तो ये देख लो, ये देखने के बाद आपको ऊपर वाली डेफिनेशन से प्यार हो जाएगा। तो जब भी किसी भी प्रॉपर्टी या एसेट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट कर दें, इंटरेस्ट क्रिएट करने का मतलब है किसी और का राइट आप क्रिएट कर दें, तो फिर वो मॉर्गेज बन जाता है। चार्ज क्या है? सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और अदर ऑब्लिगेशन दैट डज नॉट पास टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी और एनी राइट टू इट्स पोजेशन। ना पोजेशन ट्रांसफर होती है ना टाइटल ट्रांसफर होता है। जिस बंदे को आपने चार्ज दिया है उसको सिर्फ एक ऑप्शन मिलती है कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो वो आके चीजें उठा के ले जा सकता है। इसी में ये जो चार्ज की हम बात कर रहे हैं, हमने कहा कोई भी एसेट और एक राइट टू टेक पोजेशन इन इवेंट ऑफ कंपनी डिफॉल्ट टू पे द लोन जो है ना, ये चार्ज कहलाएगा। इसकी दो कैटेगरी है, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग। फिक्स का मतलब है जो आइडेंटिफाइड एसेट पे होगा, ये वाली जमीन, ये वाली बिल्डिंग, ये वाला प्लांट, ये वाली मशीनरी। अगर स्कैन के बाहर रखा हुआ वो वाली कंपनी का वो वाला जनरेटर, तो वो स्पेसिफिक चार्ज है। और अगर कहीं एसीओ में से कोई से इतने एसी जिससे आपका नुकसान पूरा हो जाए तो ये क्या है? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में चार्ज इज क्रिएटेड ओवर क्लास ऑफ एसेट व्हिच चेंजेस ओवर टाइम लाइक डेटर, स्टॉक या एंटायर अंडरटेकिंग। कंपनी अपने पूरे बिजनेस के ऊपर भी चार्ज क्रिएट कर सकती है, स्टॉक पे भी कर सकती है, डेटर पे भी कर सकती है, कई चीजों पे कर सकती है। यहाँ पे हम ब्रेक लगा देते हैं। 200 रुपये बनते हैं, 150 इतना कम पड़ के चले, कोई बात नहीं। ठीक है जी, पेज 63 64 ये आप लोगों ने पढ़ के आना है जी। 58 अच्छा वो जो हाँ वो पीछे